तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेनरेबल यान को दिखाया जाता है जो कि बीस टीमिंग सेक्ट के एल्डर के ऊपर भड़कते हुए उससे कहते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टट्टी तुम हो और कोई नहीं। और रही बात जूफन की, तो जूफन ने अपना पंच सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग रिंग के अंदर ही अपने पंच को रिलीज किया था, जिसकी वजह से तुम्हारा डिसाइपल मारा गया। उसकी बस इतनी सी गलती है कि उसका पंच बस थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल था, जो कि सीधा इस अरीना के बैरियर को तोड़ करके सीधा तुम्हारे लोगों को जाकर के हिट हो गया और फिर तुम्हारे लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। इसलिए इस सब चीज में गलती मेरे डिसाइपल की नहीं बल्कि इस फाइटिंग अरीना के बैरियर की गलती है, जो कि इतना ज्यादा कमजोर था कि मेरे डिसाइपल के एक ही पंच से टूट गया। इसलिए अगर तुम्हें कुछ कहना है तो डबल ड्रैगन गैदरिंग से जाकर के कह सकते हो। तभी अनाउंसर एल्डर उन दोनों लोगों को रोकते हुए कहते हैं प्लीज आप दोनों लोग रुक जाइए और यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं सबसे पहले इस जवाब का आंसर एक्सीलेंट से लेकर के आता हूँ। उसके बाद तुम दोनों को इसके सोल्यूशन से सेटिस्फाइड होना होगा, फिर तुम में से कोई डबल ड्रैगन मैनर के नाम को ब्लेम नहीं करेगा। अब दोनों ही एल्डर फिर अनाउंसर एल्डर की ओर देखते हैं और फिर उनकी बात को मानने के बाद दोनों अलग अलग साइड पर चले जाते हैं, जिसके बाद में हमें उस फाइटिंग पवेलियन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। अब एक वेनर खुश होकर के काफी ज्यादा जोर जोर से हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, और वो बेवकूफ तो ये चाहता था कि हम लोग अभी भी सारा दोस्त अपने ऊपर ले लें, लेकिन फिर भी अब वो खुद इस झंझट में और ज्यादा फंस गया। बाद में हमें जूफन को दिखाया जाता है जो कि अपने गेट खोल करके बाहर को निकलता है और वेनेवलियन के इस तरीके के शोर को सुनते हुए उनसे कहता है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। वेनेवलियन हंसते हुए कहते हैं कि मुझे तो ये परम आनंद बहुत ही ज्यादा पसंद है। जूफन बाकी के बच्चों के बारे में बताओ, आखिर वो कैसे हैं? क्या वो लोग भी बाहर आ रहे हैं कि नहीं? कि मैं तुम सभी लोगों को एक काफी ज्यादा अच्छी खबर को शेयर करना चाहता हूँ। तो जूफन उनसे कहता है कि आपको सारी बात शेयर करने के लिए मैं ही काफी हूँ, क्योंकि बाकी के सभी बच्चों को मैंने बैरियर खड़ी करने और मेडिटेट करने के लिए कहा है और उन्हें अभी काफी ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है, इसलिए उन लोगों को स्टेबल होने में थोड़ा टाइम चाहिए। तो वेनेवलियन हंसते हुए कहते हैं कि हाँ सही है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस सब के लिए तुम्हारी कंसिडरेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है और क्योंकि हम लोग मैन हैं इसलिए हमें हमेशा ही एक बड़ी से बड़ी चुनौती की ओर बढ़ते रहना पड़ता है और एक छोटी सी लोअर 3 सेक्ट की स्टेज हमें इस तरीके से रोके नहीं रख सकती। स्टीवर्ट जू, क्या तुम जानते हो कि आज हम लोगों ने सुबह सुबह क्या किया? जूफन अपना मूड साइड पे करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है, क्योंकि जितना मुझे आपके बारे में पता है तो आप यही कर सकते हैं कि तुम लोगों को कल के मामले के चक्कर में वहाँ पे बुलाया गया होगा। तो जूफन की ये बात सुनकर तो वेनेवलियन अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं कि एक बात तो है, तुम्हारे अंदर लोगों को नाराज करने की बहुत अच्छी कला है और तुम्हें घंटा भी नहीं पता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने मुंह से जो निकलता है उसे निकालते रहते हो। और अब मैं तुम्हें जो कुछ भी बताने वाला था तुमने तो उसका मजा पहले ही बिल्कुल बेकार कर दिया। तो तभी उनके पीछे से वेनेवल गुई हंसते हुए कहते हैं कि फाइंड यांग, यहाँ पे इतनी भी ज्यादा कोई एक्साइटिंग बात नहीं है जिसकी की वजह से तुम यहाँ पर इतना ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो, इसलिए आगे बढ़ो और सीधा सीधा बताओ कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ, या फिर तुम चाहो तो मैं खुद उसे बता दूं। वेनेवल चढ़ते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में अच्छा महसूस कराने का एकमात्र तरीका ये है कि उस चीज के बारे में मैं खुद स्वयं इन लोगों को बताऊं। तो वेनेवल गुई हंसते हुए कहते हैं कि फाइंड यांग, तुम्हारे पास कोई भी हॉबीज तो है नहीं, मगर तुम सच में बात करना तो बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो। अब वेनेवलियन बताना शुरू करते हुए कहते हैं कि आज सुबह हमें एक रूड सी वॉइस ने जगाया और तब हमने बाहर आकर के देखा कि हमारे सामने एक मिडिल एज आदमी था जिसके के कपड़े भी कुछ कुचले हुए थे, साथ ही वो दिखने में भी एक एवरेज सा ही आदमी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसकी पावर्स तो आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। तो अब इधर जूफन को वेनेवलियन को इस तरीके से ड्रामा करते हुए देख करके जूफन सीधा उनसे कहता है कि सीधा सीधा पॉइंट पे आओ, बताओ मेन बात। तो वेनेवल गुई तो पीछे से हंसने लगते हैं। जूफन को बताते हैं कि वो डबल ड्रैगन मैनर का एक आयरन बॉय था जो कि कल के हंगामे के बारे में बताने के लिए हमसे मिलने के लिए आया था। तो उधर वेनेवल गुई को इस तरीके से बीच में इंटरप्ट करते हुए देख करके वेनेवलियन उनसे कहते हैं कि क्या तुम एक बार किसी स्टोरी टेलर को इस तरीके से इंटरप्ट करना बंद करोगे और कहानी सुनाने दोगे? और सबसे पहले स्टोरी को सुनाने के लिए मुझे इसका मूड तो सेट करने दो, लेकिन फिर भी तुम तो यार यहाँ पे सारी कहानी को जड़ से ही खत्म कर रहे हो। इधर साइड में जूफन भी परेशान होते हुए अपने मन में कहता है तो अब मुझे पता चला कि आखिर क्यों सेक्ट में सभी के सभी लोग इसकी कहानियां सुनने से क्यों इतना ज्यादा डरते हैं। वेनेवलियन तो अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि हम लोग उस आदमी को स्टेज तक फॉलो करते रहे, क्योंकि अब एक खंडर उजाड़ इस तरीके से एकांत में तब्दील हो चुका था, लेकिन जब जैसे ही उसे देख करके हमारी दिलचस्पी खत्म हो गई थी तो तब हमारी नजर इंस्पायरिंग डिग्निटी और पावर से बढ़ी हुई 2 फिगर के ऊपर पड़ी, जिनको कि सिर्फ देख करके ही हमारे दिल तो जोरों से धड़कने लग गए थे। अब वेनेवलियन को फिर से कहानी सुनाते हुए देख करके इधर जूफन तो पूरी तरीके से भड़क जाता है और चिल्लाते हुए उनसे कहता है सीधा सीधा मुद्दे पे आओ ना, और मैंने तो वहाँ उस स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ कुछ दीवार और थोड़ी सी जगह को ही तो तोड़ा था, तो फिर आखिर वहाँ पर इस तरीके से खंडर कैसे हो गया? तो वेनेवलियन बताते हैं कि एग्जीक्यूशन, क्या तुम रेथोरिकल टेक्निक के बारे में कुछ समझते हो? आज हम लोगों को और बीस टीमिंग सेक्ट के रिमेनिंग सोल एल्डर को बुलाया गया था, जहाँ पे कि हम लोगों ने डबल ड्रैगन मैनर के मेन एक्सीलेंटों को देखा और तब उन्होंने हमसे सवाल जवाब पूछा ताकि पता चल सके कि
क्या हुआ था। वेनेवलियान की ये बात सुनकर के तो जूफेन भी उनसे पूछता है कि क्या कहा डबल ड्रैगन गैदरिंग के मालिकों को, तो क्या डबल ड्रैगन कोई पर्सन है? तो वेनेवलियान जूफेन को बताते हैं कि लोअर 3 सेक्टरों की फाइटिंग स्टेज के बीच में ऐसा दृश्य उपस्थित होने की वजह से उन्हें वहाँ पे अपनी उपस्थिति स्पष्ट करनी पड़ी, और जबकि वो दोनों लोग भी ये देख करके काफी ज्यादा शॉक्ड थे, और एंड पर उन्होंने लोअर 3 सेक्टरों के बाकी के सभी मैचेस की देखभाल करने का निर्णय लिया। तो वेनेवलियान को उससे बात खत्म करते हुए देख करके वेनेवल को भी उन्हें उंगली करते हुए कहते हैं कि क्या तुम अब इस बात में अपनी कोई मिर्च मसाला नहीं जोड़ोगे? तो वेनेवलियान कहते हैं कि डबल ड्रैगन मैनर के एक्सीलेंट खुद स्वयं तुमसे मिलने के लिए आए, हमारे लिए तो यही एक ग्रेट होनर है। तो जूफेन कहता है कि अच्छा, तो इस तरीके से इस सारी घटना का खुलासा हुआ है। तो वेनेवलियान जूफेन से पूछते हैं कि आखिर फिर तुम किस तरीके से इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैंने उनसे कहा था कि वहाँ पर स्टेज पर तुम्हारा ओपोनेंट हुईजियोंग था और तुमने उसके ऊपर अपना सिर्फ एक अटैक किया, जिससे कि वो अटैक उस बंदे से जाकर के लगा, और साथ ही उस अटैक की चपेट में बाकी के सभी बीस्ट टीमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स भी आ गए। लेकिन इस सब चीज में हमारा फॉल्ट तो कुछ भी नहीं है। और तभी वहाँ पर वो जज भी खड़ा था, उसने भी उन्हें यही सारे फैक्ट्स बताए, और डबल ड्रैगन मैनर के एक्सीलेंट भी बिल्कुल निष्पक्ष थे, इसलिए उन्होंने भी हमारे ऊपर किसी भी चीज का आरोप नहीं थोपा। इस वजह से अब यहाँ पर सब कुछ क्लियर है और हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो फिर जूफेन पूछता है कि आखिर फिर उनके एल्डर लू का क्या हुआ? तो वेनेवलियान कहते हैं कि आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपना मुंह कैसे चलाया और इस सारे पक्ष को अपनी ओर घसीटने की कोशिश की, क्योंकि डबल ड्रैगन मैनर के एक्सीलेंटों ने तो उसकी बातों को सुना भी नहीं, और उन्होंने उस एल्डर लू से सिर्फ इतना ही कहा कि जल्द से जल्द अपने लिए एक बॉडी ढूंढ लो, ताकि तुम इस तरीके से सोल फॉर्म में रहते हुए गायब ना हो जाओ। और मुझे यकीन है कि वो अभी भी काफी ज्यादा नाराज होगा। इधर वेनेवलियान ये सब कहते हुए जोर जोर से हंसी रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से हमें वहाँ पर योंगनिंग आते हुए दिखाई देती है, जो कि काफी ज्यादा हड़बड़ाई हुई और घबराई हुई होती है। और फिर वो आते ही जूफेन से कहती है कि जूफेन, एक बहुत ही ज्यादा बुरी चीज हुई है, पता नहीं कोई स्वेंगर को उठा करके ले गया है। तो योंगनिंग की ये बात सुनकर तो वेनेवलियान भी कहते हैं कि आखिर तुम ये किस तरीके की बात कर रही हो, और आखिर किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि वो डबल ड्रैगन मैनर में इस तरीके का काम कर सके, और क्या उसने ये सब करके अपने सुसाइड करने जैसा काम नहीं किया है? तो तब इधर जूफेन भी ये सुनकर के योंगनिंग के पास जाते हुए उससे कहता है, योंगनिंग मुझे बताओ कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ? तो योंगनिंग रोते हुए जूफेन को बताती है कि हम लोग बस बाहर गए थे और फिर कुछ प्रिंसेस ने हमारे साथ टकराना शुरू कर दिया था, और फिर स्वेंगर ने उन लोगों को रोकने की कोशिश करी ताकि मैं मदद की पुकार लगा सकूं, और अब भी वो उनके हाथों में ही होगी। तो वेनेवलियान कहते हैं कि आखिर कौन सा वो इग्नोरेंट वेस्ट्रल है जिसने कि यहाँ पर इस डबल ड्रैगन मैनर में तमाशा खड़े करने की हिम्मत की है, यहाँ तक कि किंगडम के कुछ डिग्निटी भी ये करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा क्या तब तुमने डबल ड्रैगन मैनर के किसी स्टाफ से इसके बारे में नहीं कहा? वो लोग डबल ड्रैगन मैनर में इस तरीके से इंटरफेयर करने से उन्हें रोक सकते थे, तो फिर आखिर तुम हमारे पास इतनी ज्यादा दूर क्यों आए? जूफेन तो ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा सीरियस हो गया होता है, जबकि योंगनिंग रोते हुए कहती है कि जूफेन मेरी बात सुनो, हम लोग बस बाहर निकले थे कि तभी कुछ प्रिंसों ने वहाँ पर हमारे ऊपर हिट करना शुरू कर दिया, तब स्वेंगर उन्हें रोकने के लिए गई ताकि मैं मदद ला सकूं। तो उधर योंगनिंग को इस तरीके से बार बार एक ही बात करते हुए देख करके वेनेवलियान कहते हैं कि लगता है कि लड़की काफी ज्यादा डरी हुई है, इसलिए इस समय इसने अपना दिमाग भी खो दिया है, इस वजह से वो एक ही बात बार बार कह रही है। तब हमें जूफेन की ओर दिखाया जाता है, जो कि योंगनिंग से कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, तो चलो अब हम स्वेंगर को बचाने के लिए चलते हैं। तो कहते ही जूफेन योंगनिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और बड़ी तेजी से उसे वहाँ से अपने साथ उड़ा ले जाता है। वेनेवलियान उसे जाते हुए देख करके चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम अभी भी वहाँ जा रहे हो, ये जानते हुए भी कि आखिर ये कितना ज्यादा बेकार है? तो वेनेवल भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, और वैसे भी वो बच्चा तुमसे भी कहीं गुना ज्यादा चालाक है, और अगर तुम ये सारी समस्या देख सकते हो तो वो भी उसे देख सकता है। वेनेवलियान कहते हैं कि वो ये सब जानते हुए भी तो वहाँ जा रहा है, और मैंने अब तक जो सबसे बड़ा साहस ही देखा है और सिर्फ इस बच्चे के अंदर ही देखा है। तो अब इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर में ही एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हमें स्वेंगर को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के नीचे बेहोश बैठी होती है। तो वहीं पर उसके ऊपर एक नीले कलर की बटरफ्लाई बीस्ट होता है जो कि एक सोल फॉर्म में होता है, और स्वेंगर के ऊपर अपनी ब्लू कलर की मिस्ट छोड़ रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से स्वेंगर की आंखें खुलती हैं, मगर फिर भी वो बटरफ्लाई अभी भी अपनी मिस्ट को स्वेंगर के ऊपर ही छोड़ रही होती है। इस वजह से स्वेंगर की आंखें बंद हो जाती हैं और वो फिर से बेहोश हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सोल फॉर्म में बटरफ्लाई कोई और नहीं बल्कि वो बीस्ट टीमिंग सेक्ट का एल्डर लू ही होता है, क्योंकि स्वेंगर को देखते हुए अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर ये किस तरीके की लड़की है, और आखिर मैं इसके दिमाग के अंदर जाकर के इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और आखिर मेरे साथ ये सारी बकचोदियां खत्म क्यों नहीं हो रही हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जूफेन और योंगनिंग अब उस जगह पर पहुंच गए होते हैं जहाँ पे कि बीस्ट टीमिंग सेक्ट के एल्डर लू ने स्वेंगर को बेहोश करके रखा होता है। तो अब इधर एल्डर लू भी जूफेन को दूर से आते हुए पहले ही देख लेते हैं और फिर हंसते हुए कहते हैं कि हा, तो फिर फाइनली वो आ ही गया। इतना कहते ही फिर वो वहाँ पर उस पूरी जगह पर अपनी बटरफ्लाई मिस्ट को फैला देते हैं और जूफेन के लिए कहते हैं कि एक बार
जब मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा तो मैं इन दोनों बच्चों को जरूर वापस भेज दूंगा। इसके बाद एलर्लू वहीं पर झाड़ियों में ज़ूफेन के ऊपर नजर रखने के लिए छुप जाते हैं और फिर तभी हमें वहाँ से योंगनिंग और ज़ूफेन को आते हुए दिखाया जाता है कि योंगनिंग की नजर वहीं पे बैठी स्वाइंगर के ऊपर पड़ जाती है और वो ज़ूफेन से कहती है ज़ूफेन वो देखो वो रही स्वाइंगर। तब फिर ज़ूफेन भी उस जगह की ओर देखता है और ज़ूफेन को भी वहाँ पे योंगनिंग नजर आ जाती है और उसके अलावा कोई नहीं नजर आता और फिर वो हंसते हुए कहता है कि योंगनिंग तुम्हारी आंखें तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। और फिर ज़ूफेन फिर योंगनिंग को कस के पकड़ के उस जगह की ओर बड़ी तेजी से जाने लगता है। उसके बाद वो दोनों लोग फिर वहाँ पर स्वाइंगर के पास में उतर आते हैं जहाँ पे कि स्वाइंगर अभी भी पेड़ के किनारे पर बेहोश बैठी होती है और तभी वो दोनों लोग भी आगे बढ़कर के स्वाइंगर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एलर्लू ने जो अपनी मिस्ट का जाल बिछाया था वो उनके वहाँ पहुँचते ही एक्टिवेट हो जाता है और फिर स्वाइंगर और ज़ूफेन दोनों ही एलर्लू के इल्यूजन में फंस जाते हैं, जो कि एलर्लू की सोल फॉर्म की ये स्पेशल पावर है। तो वहाँ उस पानी से बड़े इल्यूजन वर्ल्ड को देख करके ज़ूफेन कहता है कि मुझे लगा ही था यहाँ पे एक ट्रैप होगा और क्योंकि मुझे आसपास किसी भी साइन का कोई संकेत नहीं मिला और ना ही यहाँ पर कोई अरे फॉर्मेशन दिखी, फिर मैं समझ गया था कि यहाँ पर जरूर किसी ने खुद पर्सनली ये काम किया होगा। फिर इसी के साथ में वहाँ इल्यूजन वर्ल्ड में योंगनिंग गायब होने लगती है। साथ ही ज़ूफेन को एक आवाज आती है जो कि जोर जोर से हंसते हुए उससे कहती है कि तुम पहले ये सब के बारे में जानते थे लेकिन फिर भी तुम इस जाल में खुद ब खुद कूद पड़े। तो फिर बच्चे लगता है कि तुम्हारे अहंकार की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो ज़ूफेन उस आवाज को सुनकर के कहता है कि एलर्लू एक इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट होते हुए भी आपको मुझे फंसाने के लिए चारे के तौर पर इन दोनों लड़कियों का यूज करना पड़ा। लेकिन क्या इथेरियल स्टेज की इतनी ज्यादा पावर्स होने के बावजूद भी आपको ये सब कुछ काम करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? तो एलर्लू कहता है कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है, जब तुम वहाँ उस डबल ड्रैगन मैनर में थे तो तब तुम्हारे साथ में वहाँ 3 वेनरेबल्स थे, इसलिए मेरे पास यही एक आखिरी चॉइस थी अपने दिमाग को यूज करने की। और क्योंकि मैंने कल ही ये नोटिस कर लिया था कि तुम इन दोनों लड़कियों से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो, तो इसलिए मैंने तभी ये प्लान बना लिया था कि इन दोनों लड़कियों का यूज करते हुए मैं तुम्हें यहाँ पर बाहर लाऊंगा और तुम्हें इस जाल में फंसाऊंगा। मगर लेकिन ये क्या बकवास की बात है, यहाँ पर उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की तो पता नहीं कैसे लेकिन मेरे बहुत ज्यादा ट्राई करने के बावजूद भी वो मेरी बात को मानने में रिफ्यूज कर पा रही है। फिर ज़ूफेन कहता है कि ओ तो तुम स्वाइंगर की बात कर रहे हो। स्वाइंगर वो टियानियो की एक होली मेडन है जो कि भाग्य के पर्दों और मन की चालों को भेदने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और तुम्हारा अपने इल्यूजन्स के साथ में उसके पास में जाना बिल्कुल ऐसा है जैसा कि तुम अपने सिर पर खुद ही निशाना लगा रहे हो। तो एलर्लू कहते हैं कि ओ तो यही कारण है कि मैं इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैंने सुना था कि टियानियो में कुछ अजीब क्लैंस भी हैं और आज मैंने देख भी लिया। इसी के साथ में फिर एलर्लू सोल फॉर्म में ज़ूफेन के सामने आते हैं और उससे आगे कहते हैं कि और अब मैं देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। मगर लेकिन बच्चे आखिर तुम मुझे इस सब के बारे में क्यों बता रहे हो? तो क्या तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारी इस जानकारी को लेने के बाद मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और इसे अपना गिनी पिग बनाऊंगा? तो ज़ूफेन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बताया है क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस सब को सीक्रेट रखोगे, क्योंकि वैसे भी एक मरा हुआ आदमी तो किसी से कुछ कह ही नहीं सकता। इतना कहते हुए फिर ज़ूफेन एक इविल सी स्माइल देते हुए अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगता है। तो तब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनकर तो एलर्लू जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं बच्चे तुम सच में काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो और अब जब तुम मेरे पास वही हो जहाँ जिस जगह पर मैं तुम्हें लाना चाहता था, तो क्या तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम मेरी जान ऐसे ही ले लोगे? तो ज़ूफेन कहता है कि क्या मैंने तुम्हारी बॉडी पहले ही नहीं ले ली है? तुमसे तुम्हारी इस सोल को भी ले लेने पर मुझे अपना एक बूंद पसीना भी नहीं बहाना पड़ेगा। इतना कहते ही ज़ूफेन भी अपने फैंटम बटरफ्लाई विंग्स को रिलीज करता है और फिर आगे एलर्लू से कहता है कि बूढ़े मूर्ख अब तक तुम्हें ये पता ही चल गया होगा कि कोई भी इल्यूजन कभी भी किसी रियलिटी के करीब नहीं आ सकता और मेरे सी फैंटम विंग्स भी तभी तुम्हें भी उसी क्षण इल्यूजन में भेज देंगे जैसे ही तुम मेरे इन विंग्स की मिस्ट में एंटर करोगे और फिर तुम्हारा खुद का इल्यूजन टूट जाएगा। तो कहते हुए ज़ूफेन भी अपने उन फैंटम विंग्स से इल्यूजन मिस्ट को फैलाने लगता है। इसके साथ ही ज़ूफेन की वो मिस्ट एलर्लू को भी चारों ओर से घेर लेती है। ये सब होते हुए देख करके भी एलर्लू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहीं पे खड़े खड़े कहते हैं डैम बच्चे तुम एक बुद्धिहीन बंदर की तरह हो जिसके पास सभी के सभी बिल्कुल सही स्किल्स हैं। और रही बात तुम्हारे इन सी फैंटम विंग्स की, तो हाँ मैं ये मानता हूँ कि ये काफी ज्यादा रेयर है। अगर तुम्हारे इन विंग्स की मिस्ट सिर्फ और सिर्फ बॉडी को अफेक्ट कर सकती है, जबकि रही बात मेरी तो मैं तो सिर्फ एक सोल हूँ, तो इसलिए तुम्हारी ये इल्यूजन मिस्ट मेरे ऊपर तो कोई काम नहीं आएगी। तो फिर ज़ूफेन भी अपने हाथ को झटकते हुए कहता है कि कोई भी इल्यूजन रियल नहीं होता, लेकिन मेरी ये मुट्ठी इससे असली
कुछ और नहीं हो सकता और मैं अपने इस पंच के साथ में बस अपने आसपास की इस पूरी जमीन को बर्बाद कर दूंगा, जिसके बाद मैं देखूंगा कि आखिर कैसे तुम्हारा ये इल्यूजन नहीं टूटता है। इतना कहते ही ज़ूफेन वहाँ पे उस जमीन में एक जोरदार पंच लगाता है। इसका प्रेशर ही काफी ज्यादा खतरनाक है। उस पंच को लगाने के बाद में फिर ज़ूफेन जैसे ही नीचे देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ज़ूफेन के उस पंच की पावर सीधा उल्टा उसी को जाकर के हिट हो जाती है, जिससे कि हिट होने के बाद में ज़ूफेन भी काफी ज्यादा दूर की ओर गिरने लगता है। और तब ज़ूफेन के इस तरीके से गिरता हुआ देख करके एल्डर लू तो जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि बच्चे क्या तुम्हारा हो गया, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे तुम कितने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इस बार तुम्हारा काम खत्म हो गया है और तुम फिनिश होने वाले हो, क्योंकि ये मेरी दुनिया है जो कि तुम्हारे लिए एक नर्क से भी ज्यादा बढ़कर है। तो कहते हैं एल्डर लू वहाँ पर ज़ूफेन को एक और इल्यूजन में डाल देते हैं, जहाँ पे कि ज़ूफेन अब एक तालाब में खड़ा होता है जिसका कि रंग खून की तरह लाल होता है और वो पूरी जगह एकदम हेल की तरह दिख रही होती है। फिर तभी वहाँ उस जगह पर कोई ज़ूफेन को आवाज लगाता है, कहता है कि ज़ूफेन हमें हमारी जिंदगी वापस करो। और तभी दिखाया जाता है कि वो आवाज एल्डर लू के उन्हीं डिसाइपल्स की होती है जिन्हें कि ज़ूफेन ने अपने सिर्फ एक ही पंच में मार डाला था। एल्डर लू के इल्यूजन में उस खूनी पानी से ज़ॉम्बीज की तरह बाहर निकलते हैं और ज़ूफेन की ओर आगे बढ़ते हुए कहते रहते हैं कि ज़ूफेन हमें हमारी जिंदगी वापस करो। तभी हमें ज़ूफेन की ओर दिखाया जाता है जो कि वो भी ये सब कुछ देख करके काफी ज्यादा घबरा गया होता है और कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये एक इल्यूजन है, मैंने तो तुम सभी को पहले ही मार डाला है। तभी ये सब कहते हुए ज़ूफेन उन लोगों को पंच लगाने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी ज़ूफेन के पीछे ज़ॉम्बी की शक्ल में हुईज़ी और बाहर निकलता है और फिर वो बाहर निकलते ही अपना एक बड़ा सा मुंह फाड़ता है और फिर ज़ूफेन के उस हाथ को जोरों से काट लेता है। और तभी दिखाया जाता है कि बाकी सभी ज़ॉम्बीज भी एक एक करके ज़ूफेन को चारों ओर से काटने लगते हैं, जिसके बाद ज़ूफेन चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है, ये असली नहीं है, ये बिल्कुल भी असली नहीं है। और तभी हमें ज़ूफेन को रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो भी स्वेंगर की साइड पर उस पेड़ के किनारे बेहोश होता है और एल्डर लू अपनी मिस्ट का यूज करते हुए अभी भी उसे अपने इल्यूजन में रखते हैं और जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सच कहा, ये एक इल्यूजन है, मगर जब कोई मेरे इल्यूजन्स में मारा जाता है तो वो इस असली वर्ल्ड में भी मारा जाता है। बेवकूफ बच्चे, तुम शुरुआत से ही बिल्कुल गलत थे। मेरी सोल फॉर्म एक ड्रीम बटरफ्लाई की है और मैं लोगों को उनके भयानक सपनों में भेजता हूँ, ना कि किसी इल्यूजन में। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम चाहे इसमें कुछ भी करो, मगर कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता कि मैं ही हूँ जो तुम्हारे उन सभी नाइटमेयर्स को कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मेरी उस दुनिया का भगवान सिर्फ मैं ही हूँ जो कि वहाँ पे होने वाली हर एक चीज के ऊपर अपना कंट्रोल करता है। और मैं तुम्हें उस दुनिया में भेजूंगा जिसमें कि तुम हमेशा ही परेशान और सफर करोगे और तब तुम्हें पता चलेगी मेरे डिसाइपल्स को मारने की कीमत होगा, इसलिए अब तुम हेल में जाकर के मरो। इतना कहते हुए एल्डर लू ज़ूफेन को अटैक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि एल्डर लू का वो हाथ ज़ूफेन के सीने के अंदर घुस गया होता है। इसके बाद एल्डर लू जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि बास्टर्ड, अब मैं तुम्हारे इस दिल को धीरे धीरे करके कुचलूंगा और फिर तब जाकर के तुझे पता चलेगा दर्द का असली एहसास। इधर एल्डर लू ये सब कहते हुए हंसी रहे होते हैं कि तभी ज़ूफेन उनसे कहता है कि ड्रीम बटरफ्लाई सचमुच में एक काफी ज्यादा रेयर सोल है। ज़ूफेन को बोलता हुआ देख करके तो एल्डर लू का मुंह खुला का खुला रह जाता है, वो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम जाग गए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट, रियल ज़ूफेन तो उनके पीछे खड़ा होता है और उनसे कहता है कि मैं तो कभी सोया ही नहीं था। तो अब इधर अपने सामने दो दो ज़ूफेनों को देख करके तो एल्डर लू और भी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कभी इस ज़ूफेन तो कभी उस ज़ूफेन को देखते हुए कहते हैं कि क्या आखिर तुम यहाँ पर दो कैसे हो और आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या तुम दो हो और क्या तुम मेरे नाइटमेयर्स के बीच में ही जाग गए थे? ज़ूफेन कहता है क्या तुमने मुझे नहीं सुना? मैंने तुमसे कहा था कि मैं कभी भी नहीं सोता। इतना कहते हुए ज़ूफेन अपनी गोल्डन आइज को एक्टिवेट करता है, जिसे देख करके तो एल्डर लू की सोल फॉर्म भी तेजी से वाइब्रेट करने लगती है और फिर ज़ूफेन धीरे धीरे करके उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है, जिसे देख करके एल्डर लू की तो फटके चार हो जाती है और वो काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। उनके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं और वो ज़ूफेन से कहते हैं कि तो क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ट्रैप में गिरा है वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही हूँ। हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ बूढ़े, तो तुमने गैस कर ही लिया। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें तुम्हारे नाइटमेयर्स को अनलिस्ट करने से पहले ही तुम्हें अपने इल्यूजन्स में डाल दिया था और जैसा कि तुमने कहा ये मेरी दुनिया है और जो यहाँ पर मरने वाला है वो
तुम हो। तो जूफन की बात सुनने के बाद तो एल्डरलू और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं ये तो नामुमकिन है, आखिर तुमने मुझे कब ढूंढ लिया, मैं छुपा हुआ था। तो जूफन मन में कहता है ब्लडी बेबी ने इस ओल्ड कोट को मेरे आने से पहले ही ढूंढ लिया था, तो शुरुआत से ही ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा इल्यूजन ही था। तो ये सब अपने मन में कहते हुए जूफन एल्डरलू को कुछ नहीं बताता और वहाँ से गायब होते हुए कहता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ वहाँ पे जूफन के गायब होते ही जूफन को उस इल्यूजन वर्ल्ड में उसकी एक बड़ी सी गोल्डन आइज अपीयर होती है और फिर जूफन एल्डरलू से कहता है कि एल्डरलू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे तुम्हारे नाइटमेयर्स कितने भी ज्यादा ग्रेट क्यों ना हो, वो सब कुछ किसी टारगेट किसी लक्ष्य के बिना बिल्कुल ही यूजलेस है और मेरे इस मिराज वर्ल्ड से बच करके निकलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। जूफन के तक कहते ही एल्डरलू के पीछे कई सारे गोल्डन ड्रैगन्स अपीयर होते हैं और एल्डरलू को चारों ओर से घेर करके उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, जो देख करके तो एल्डरलू काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि ये क्या, ये तो आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो जूफन कहता है कि तुम भी तो यही करना चाहते थे, है ना, और मैं भी तुम्हें अपने इस इल्यूजन में तुम्हें मौत का एहसास कराऊंगा। तो एल्डरलू चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम इस डबल ड्रैगन मैनर में किसी को मारने की हिम्मत करोगे। तो फिर जूफन हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि जब तुम ये कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं, और अगर तुम मुझे मारना चाहते थे तो क्या मैं तुम्हारे इस एहसान को तुम्हें वापस नहीं चुका सकता। अब क्या मैं तुम्हारे इस फेवर को वापस करूं। तो बेवकूफ बूढ़े, एक बदलाव के लिए हजारों ड्रैगन्स द्वारा कुछ ले जाने का एहसास चखो। तो कहते ही जूफन के इल्यूजन में कई सारे ड्रैगन्स एल्डरलू की सोल बॉडी के ऊपर चारों ओर से हमला करते हुए उन्हें खाने लगते हैं, जैसे कि तो रियल वर्ल्ड में भी एल्डरलू की हालत बुरी तरीके से खराब होने लगती है। उसे बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा होता है कि हकीकत वो ड्रैगन्स उसे खा रहे हैं, जबकि जूफन अभी भी अपनी गोल्डन आइज को एक्टिवेट करते हुए एल्डरलू को अभी भी उन इल्यूजन्स में काफी ज्यादा दर्द पहुंचा रहा होता है। लेकिन तभी अगले ही पल जूफन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, क्योंकि अचानक से एक पीछे से आवाज आती है जो कि उससे कहती है ओह, तुमने तो लू को इतनी आसानी से पकड़ लिया। तो इस आवाज को सुनकर तो इधर जूफन जल्दी से पीछे की ओर मुड़ता है और उसकी ओर देखने लगता है। तो वो बंदा एल्डरलू की हालत को देख करके हंसते हुए कहता है कि उसे वही मिला जो कि वाकई में उसे मिलना चाहिए था। अब इसी के साथ में हमें उस बंदे की ओर दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि डबल ड्रैगन मैनर के दो एक्सीलेंट्स में से एक एक्सीलेंट हायरन होते हैं, जो कि आगे जूफन से कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे पास सच में काफी ज्यादा अच्छी स्किल्स हैं। तो अब मैं ये क्लियरली देख पा रहा हूँ कि आखिर कैसे तुमने इसकी पूरी टीम को खत्म कर डाला, और तुम्हारी ये सब कुछ प्रतिभा को देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि लोअर 3 सेक्टरों की स्टेज तुम्हारी पावर्स को शो कराने के लिए बहुत ही ज्यादा छोटी है। इधर जूफन ने क्योंकि पहले उस बंदे को कभी नहीं देखा होता है, जूफन उसे सीरियसली तरीके से देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये फैक्ट वो मेरे पीछे इतने ज्यादा करीब आ गया, लेकिन फिर भी मैं उसे नोटिस नहीं कर पाया। उसकी ये चीज उसकी पावर्स के बारे में बहुत कुछ बताती है। इसके अलावा इस पर्सन को देख करके मुझे वही सेम फीलिंग्स महसूस हो रही हैं, जो फीलिंग्स मुझे तब डैन किंग शेन से मिलकर के हुई थी। इधर ये सब कहने के साथ ही जूफन एल्डरलू को अपने इल्यूजन से बाहर निकाल देता है। इल्यूजन से बाहर निकलते ही एल्डरलू वहाँ पे सबसे पहले एक्सीलेंट को देखते हैं और जल्दी से अपना मुंह फाड़ते हुए कहते हैं कि एक्सीलेंट हायरन, एक्सीलेंट, आप बिल्कुल एकदम सही टाइम पर आए हैं। इस लड़के ने आपके डबल ड्रैगन मैनर में हत्या का प्रयास करने का साहस किया है, इसलिए एक्सीलेंट, प्लीज उसे एक काफी बड़ी सजा दीजिए। अब इधर एल्डरलू की बात सुन करके जूफन उनसे पूछता है कि क्या कहा एक्सीलेंट हायरन। एल्डरलू कहते हैं कि कमीने बच्चे, अब तू यहाँ पर खत्म होने वाला है, और तो यहाँ तक कि यहाँ पर ग्रेट एक्सीलेंट हायरन को भी नहीं जानता है। ये डबल ड्रैगन मैनर के एक्सीलेंटों में से एक वेस्टर्न लैंड के पीक डेमोनिक कल्टीवेटर एक्सीलेंट हायरन है। तो अब एल्डरलू की ये बात सुनकर के तो जूफन भी थोड़ा शॉक हो गया होता है, और फिर वो एक्सीलेंटेड हायरन को देखते हुए कहते हैं कि क्या कहा, ये डबल ड्रैगन के एक्सीलेंटेड है। तो अब जूफन को तो एक्सीलेंट हायरन भी कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, इनफैक्ट मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। एक्सीलेंट हायरन की ये बात सुन करके तो एल्डरलू की फट के 4 नहीं बल्कि 64 हो जाती है, और वो घबराते हुए कहते हैं कि क्या कहा आपने। एक्सीलेंट सर, इस लड़के ने यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर के रूल्स को तोड़ा है, तो फिर आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। और तभी एक्सीलेंट हायरन उनसे कहते हैं कि शांत रहो। फिर वो एक गंभीर सी वॉइस में उनसे कहते हैं कि एल्डरलू, क्या तुम मुझे कोई बेवकूफ समझते हो, और मुझे बताओ आखिर तुमने यहाँ पर इन लड़कियों को किडनैप क्यों किया है, क्योंकि वैसे भी लोअर 3 सेक्टरों के स्टेज पर जो इंसिडेंट हुआ था, हम लोगों ने उस चीज को लेकर के कल ही डिस्कशन कर लिया था, फिर भी तुमने यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर के रूल्स को ना मानने की हिम्मत की है, और वो भी अपने सिर्फ कुछ
तुच्छ प्रतिशोध की वजह से इग्नोरेंट मॉर्गिल इंसेक्टों के साथ में सम्मान के साथ में विनम्रता से पेश आते हैं, ना कि उनकी कमजोरियों की वजह से उन्हें कुचल देते हैं। इधर एक्सीलेंट हायरन की ये बात सुनकर के तो एल्डर का तो सारा चेहरा लटक गया होता है और वो उनसे कहते हैं कि मगर लेकिन तभी एक्सीलेंट हायरन अपनी एक उंगली का इशारा करते ही एल्डर की उस सोल बॉडी को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करके वहीं पे मार डालते हैं। और उस खतरनाक और पावरफुल मंजिल को देख करके तो ज़ूफन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। तो अब इधर एक्सीलेंट हायरन कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें खाली चुप रहने के लिए कहूंगा, मगर लेकिन फिर भी तुमने मेरे सामने बोलने की हिम्मत की। तो अब इधर सिर्फ एक झटके के साथ में इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट एल्डर को इस तरीके से खत्म होता हुआ देख करके तो ज़ूफन अभी भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। इधर एक्सीलेंट हायरन आगे ज़ूफन से कहते हैं कि बच्चे तुम सच में काफी ज्यादा अद्भुत हो और सिर्फ इतनी छोटी सी उम्र में भी इतनी ज्यादा पावर्स। फिर तो सचमुच हमारे वेस्टर्नलैंड के लिए ये कितनी ज्यादा सौभाग्य की बात है। और यहाँ तक कि तुम मेरे उस डिसाइपल से भी ज्यादा अच्छे हो, जैसे कि मैंने एक्सपेल करके बाहर निकाल दिया था। उनकी ये बात सुनकर तो ज़ूफन भी अपने मन में कहता है क्या ये जो एक्सपेल डिसाइपल की बात कर रहे हैं वो कहीं डैन किंगशन तो नहीं था? मेरे ख्याल से तो वही होना चाहिए। लेकिन क्या ये बात एक्सीलेंट रैन ने खुशी से या फिर गुस्से से कही है? मगर लेकिन अगर ये सेकंड वाली बात होती तो अब तक उसने मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकाल करके वो मुझे मार चुका होता है ना। और अगर वो अभी भी एक पुराने गुरु और शिष्य के बंधन को पसंद करता है तो शायद उसकी खुशी और भी ज्यादा बढ़ी हुई होती और फिर मैं यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहूंगा। और आखिर ये बंदा अभी मुस्कुरा रहा है या फिर नहीं मुस्कुरा रहा है? आखिर इस बूढ़े आदमी के मन में वाकई में क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। गाइस अब इधर ज़ूफन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी, जो कि अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आखिर आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एंड चैनल बनाए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अब आगे कमेंट करके ये फालतू की बातें तो बिल्कुल भी मत करके जाना कि ये वीडियो इतना ज्यादा लेट क्यों है, अंट ये सारी बातें तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आज सो के ही लेट उठा था। मेरे ख्याल से तो यार वीडियो इतनी भी ज्यादा लेट नहीं है, 1 आध घंटा तो ऊपर नीचे हो ही जाता है।